हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। एक बार पुनः आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब एकेडमिक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी इंग्लिश लैंग्वेज फाउंडेशन कोर्स स्नातक प्रथम वर्ष, जिसमें बीए, बीएससी, बीएचएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए की वो सभी विद्यार्थियों के लिए होगा जो मध्य प्रदेश के सभी महाविद्यालयों कॉलेजेस में अध्ययनरत हैं। क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में जो एनईपी का जो सिलेबस लागू है, तो यह इस वर्ष का जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो कि कोशिश किया हूं कि इसमें उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को शामिल करूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो पूछे जा रहे हैं, और पिछले वर्ष के आए हुए क्वेश्चन पेपर पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि ये जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज दोनों जो हैं ये पार्ट 1 में फाउंडेशन कोर्स कहलाते हैं, और दूसरा पार्ट जो आपका होगा फर्स्ट ईयर का, जिसमें इन्वायरमेंट होगा, पर्यावरण होगा, योगा एंड मेडिटेशन होगा। तो एक ही दिन इनका पेपर होता है, मात्र 2 घंटे की पेपर होती हैं। जैसे हिंदी और इंग्लिश के एक दिन का पेपर होगा, दो घंटे की, जिसमें एक पार्ट में हिंदी, दूसरे पार्ट में इंग्लिश रहता है, ये आप सभी लोगों को पता है। 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 17 रहता है। याद रखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए ओएमआर से इसकी चेकिंग होगी। यदि उसमें आपने गलत किया तो 0 नंबर, सही किया तो पूरे नंबर मिलेंगे, तो इसलिए गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। और एनईपी में ऐसा है कि यदि आप एक बार सप्ली हो गए तो पूरा आपका 1 साल वर्ष पूरी तरह से मतलब अननेसेसरी चला जाता है, 1 साल लॉस होता है। इसलिए ध्यान दीजिए, ईमानदारी से पढ़िए, और जो स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे निश्चित रूप से मैं आई एम प्रीटी श्योर दैट कि उन्हें 50 नंबर लेने से कोई नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि मैं अपने जब क्लास में कॉलेज में जब पढ़ाता हूँ तो इनको पूरी रिवाइज कराता हूं, लेकिन समय की कमी के कारण, क्योंकि 40 मिनट्स का जो टाइम होता है क्लास में वो भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो मैं चाह रहा हूं कि पूरे इस वीडियो को इस अपने यूट्यूब एकेडमिक चैनल में अपलोड कर दूं, तो वो सभी विद्यार्थी इसको पढ़ सके जो किसी कारणवश रिमोट एरियाज में रहते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि इसमें सिर्फ 3 यूनिट हैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज में, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड और यूनिट थर्ड। जिसमें यूनिट फर्स्ट में जो आपका है, यूनिट फर्स्ट में क्या है, जिसमें आपके 5 लेसन्स आपके दिए हुए हैं, जिसमें शॉर्ट स्टोरीज हैं, पोयम्स हैं, और वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट यहीं से सभी यूनिवर्सिटीज क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पिछले वर्ष के आए हुए क्वेश्चन पेपर में देखें तो। जैसे पहला, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। नेशनल एजुकेशन, एम.के. गांधी के द्वारा लिखा गया। द एक्स, आर.के. नारायण के द्वारा लिखा गया। रसीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर, नारायण स्वामी, इनके द्वारा लिखा गया। द वंडर दैट वाज इन इंडिया, ए.एल. बसम के द्वारा लिखा गया। एंड प्रीफेस टू महाभारत, ये महाभारत नहीं है, प्रीफेस टू महाभारत, सी राजगोपालचारी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा 2 आपके ये जो नीचे यूनिट सेकेंड आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है, और जो नेक्स्ट है आपके बेसिक लैंग्वेज स्किल्स है। तो बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आपके ग्रामर कोर्स है, तो इसके लिए मैं पार्ट 2 में बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं इन 5 लेसन्स के बारे में, जो सबसे ज़्यादा यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आपको चर्चा करूंगा आपके साथ। तो यूनिट फर्स्ट में यदि हम डिस्कस करते हैं, यूनिट फर्स्ट का नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, विच इज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। इसको मैं क्लास में कई बार इसको बताया हूँ, और इसमें अपने यूट्यूब चैनल में इसके पूरे पोयम के बारे में डाला भी हूँ, तो आप उसको एक बार जरूर उसको रिफर करिएगा। यहाँ हम सिर्फ चर्चा करते हैं उनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन तो बनने की चांसेस यही है कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर की पोएट का क्या नाम है। तो आप याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। घुमा के यदि क्वेश्चन पूछेगा तो ऊपर भी आपको आंसर आना चाहिए। विच पोयम इज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर इन योर सिलेबस, है ना। वैसे बहुत सारे पोयम्स लिखे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में किस पोयम को लिखे हैं वो यहाँ, तो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। और यह कहाँ से लिया गया है, गीतांजलि से लिया गया है। गीतांजलि वर्ल्ड फेमस बुक है उनका, सॉन्ग ऑफरिंग, जिसमें सॉन्ग ऑफरिंग है ना, जो गीत को ऑफर करना एक तरह से, गीतांजलि, ठीक है, पूरे देशभक्ति की भावनाओं से स्रोत करने वाली कविताएं हैं। और जिस बुक के लिए, जिस वर्ल्ड फेमस बुक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला 1913 में, पहला भारतीय नहीं बल्कि पहला एशियन पर्सन बना जब साहित्य के क्षेत्र में किसी एशियन पर्सन को नोबेल प्राइज मिला था साहित्य के क्षेत्र में, तो वो मिला था किसको, रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो बड़ी गर्व की बात है हमारे देश के लिए 1913 में जब मिला था। तो इस पोयम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला पोयम है, इन द पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, टैगोर प्रेज टू गॉड फॉर अपलिफ्टमेंट। यानी वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, यानी हमारा मन कैसा रहे, बिल्कुल निर्भीक रहे, बिना डर के रहे। ये तब रह सकते हैं जब उस समय लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जब हमारा देश उस समय स्वतंत्र नहीं हुआ था, अंग्रेज लोग यहाँ सत्ता जमाए हुए थे। तो 1912 में
ये इंग्लिश वर्जन में पब्लिश हुआ था, कौन सा, गीतांजलि। और गीतांजलि का ये 35वें नंबर की कविता है, याद रखिएगा, पोयम है ये, ठीक है। 1910 में बंगाली वर्जन पब्लिश हुआ था, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल से बिलोंग करते हैं। तो 1912 में फिर इंग्लिश वर्जन में इनके एक महान फ्रेंड हैं आयरलैंड के, जिनका नाम है W.B. येट्स, इंग्लिश के एक महान कवि हैं। उन्होंने सजेस्ट किया कि इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दो, तो ना सिर्फ आपके इंडिया वाले पढ़ेंगे बल्कि पूरे विश्व के लोग पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ भी, जैसे इंग्लिश वर्जन में पब्लिश हुआ, पूरे विश्व के लोग उसको पढ़े, समझे और नोबेल प्राइज के लिए सम्मानित किया गया नेक्स्ट ईयर, यानी 1913 में। तो इस पोयम में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ईश्वर को एड्रेस करते हुए लिखा है। बढ़िया 14-15 लाइन की पोयम है, इसको आप जरूर देखिएगा। तो ईश्वर को कहा है कि हे मेरे प्रभु, मेरे किनको अपलिफ्टमेंट कराइए, तो अपने देशवासियों को, हिज कंपेट्राइट्स, है ना। तो मेरे देशवासियों को, मेरे स्वदेशी, मेरे देश की जनताओं के लिए उन्होंने कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। जो करेक्ट ऑप्शन है उसको मैंने टिक लगा दिया हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द पोयम रविन्द्रनाथ टैगोर, द पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? स्वाभाविक सी बात है, चर्चा कर रहे हैं हम, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे आपको। OMR शीट में क्वेश्चन नंबर जैसे 2 है, तो 2 का यदि उसमें ए ऑप्शन से है, तो ए के ये जो सर्कल रहेगा उसको पूरी तरह से ब्लैक या ब्लू कलर के पेन से उसको आपको गोला करना है, ठीक है। बिल्कुल शांत उसमें माइंड से करिएगा, क्लियर दिमाग से करिएगा, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार यदि उसको गलत करेंगे तो दोबारा वो सही नहीं हो पाएगा। और OMR में यह खासियत है, यदि आपने सही किया पूरे नंबर मिलेगा, गलत किया 0 नंबर मिलेगा, याद रखिएगा। और एक बार यदि AT-KT फेल हो गए तो पूरा 1 साल आपका लॉस हो जाता है। इसलिए उम्मीद करिए, मतलब अपने आप में विश्वास रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, और निश्चित रूप से आप बढ़िया अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता है। तो आप लोग हड़बड़ाहट में कोई गलती ना कीजिएगा, समय लेकिन कम रहता है, तो ध्यान दीजिए। एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो पूरे क्वेश्चंस के आंसर आपको बन जाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर इज अ वेल नोन पोएट फ्रॉम, कहां से जाने माने कवि हैं वो, किस राज्य के, भारत देश के किस राज्य से हैं? पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, इसलिए बंगाली भाषा में लिखा था, ये तो आपको पता ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चौथे नंबर क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है आपके, रविन्द्रनाथ टैगोर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर, किस वर्ष उसको नोबेल प्राइज मिला था? 1913 में मिला था। तो ये आप लोगों को पूरा पता है। 1912 में इंग्लिश वर्जन में ट्रांसलेशन किया, पब्लिश हुआ गीतांजलि, और 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनक्रेडिबली फेमस वर्क, वर्ल्ड फेमस वर्क कौन सा है रविन्द्रनाथ टैगोर का? बार बार हम चर्चा कर रहे हैं, गीतांजलि, सॉन्ग ऑफरिंग, सॉन्ग्स ऑफरिंग उसका नाम है। और सॉन्ग्स ऑफरिंग उसका सबटाइटल पूछा जाएगा, व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ द गीतांजलि? तो सॉन्ग्स ऑफरिंग किसने दिया? उनके फ्रेंड ने ये नाम दिया था, W.B. येट्स ने। चाहे क्वेश्चन इधर से पूछे उधर से पूछे, आपको आंसर आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की पूरी संभावना और आया भी है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई, इसका क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ निकलता है, कवि क्या कहना चाहता है? तो हमारा मन कैसा होना चाहिए? माइंड फियरलेस होना चाहिए, बिल्कुल। और हमारा हेड जो है गर्व से ऊंचा होना चाहिए। ऊंचा तो रहता है, लेकिन कैसे ऊंचा होना चाहिए? आवर हेड शुड बी हेल्ड हाई विथ फुल ऑफ डिग्निटी टू बी फियरलेस एंड सेल्फ रिस्पेक्टेड। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, अकॉर्डिंग टू टैगोर, अकॉर्डिंग टू द पोएट, व्हाट इज मीन्ड बाय द सब क्लॉज वेयर नॉलेज इज फ्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस बार भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और है भी इंपॉर्टेंट कि कवि ने यहाँ वेयर नॉलेज इज फ्री का क्या तात्पर्य हुआ? उन्होंने बोला है कि आइदर यू आर हायर क्लास पीपल और मिडिल क्लास पीपल और लोअर क्लास पीपल, एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू इक्वली टू ऑल। सभी लोगों को इक्वल रूप से एजुकेशन को, नॉलेज को प्रोवाइड करना चाहिए। ये नहीं कि आप इस जाति के हैं, इस धर्म के, इस संप्रदाय के, तो आपको दिया जा रहा है, आपको नहीं दिया, ऐसे नहीं। तो करेक्ट आंसर है आपका, वेयर पीपल आर प्रोवाइडेड एजुकेशन फ्रीली इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर, क्रीड, सोशल स्टेटस एंड नेशनलिटी। तो ये याद रखिएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर एंड क्रीड, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर एंड क्रीड। बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में बैठा रहे कि एजुकेशन प्रोवाइडेड होना चाहिए फ्रीली, मुफ्त रूप से। कैसे? इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर एंड क्रीड, बिना कोई जाति, धर्म, संप्रदाय को पूछे, सभी को बराबर एजुकेशन मिलना चाहिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू टैगोर, नैरो डोमेस्टिक वॉल, नैरो डोमेस्टिक वॉल का क्या मतलब है? क्योंकि हम देशवासी, जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो नैरो डोमेस्टिक अपने अपने एक घरेलू उसमें दीवार में, मतलब उसमें घुसे रहते। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो है बाहर निकलना होगा, नैरो माइंडेड थिंकिंग को हटाना होगा, और देश की आज़ादी के लिए आपको लड़ना होगा, तभी हमें स्वतंत्रता मिलेगी। करेक्ट ऑप्शन है नैरो माइंडेड थिंकिंग, नैरो डोमेस्टिक वॉल का मतलब। टैगोर कंपेयर्स क्लियर स्ट्रीम टू, ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्लियर, स्पष्ट रूप से, जो स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब यहाँ धारा, नदियां की जो प्रवाह होती हैं, तो जो नदी की प्रवाह होती है उसके सामने पहाड़ आए, पत्थर आए,
चाहे कितने भी मुसीबत आए, लेकिन वो नदी की धारा कंटिन्यू चलती रहती है बिना कोई डरे। तो वैसे ही हमारा लॉजिक, रीजन, तर्क हमारा होना चाहिए कि बिल्कुल उसी तरह हमारा लॉजिक सकारात्मक के साथ हमारी सोच, हमारी विचारधारा बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए। लास्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, कि हमारे देश के देशवासियों के सभी के माइंड को, मन को आप बढ़ाइए, जगाइए। तो ईश्वर ने किसको कहा है? गॉड को कहा है। और इधर ये आपके ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चन हैं, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन ऑलरेडी, वैसे ज्यादा क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का नहीं आए हैं, पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं, फिर भी आप एक बार देख लेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके नेक्स्ट जो लेसन है नेशनल एजुकेशन, क्योंकि यूनिट फर्स्ट के पूरे 5 लेसन का बनाया हूं मैं, वीडियो थोड़ा जरूर लंबा हो सकता है, लेकिन एक बार पढ़ेंगे तो कहीं भी आपको 20 सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं, कहीं भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने की, बल्कि एक वीडियो में आपकी पूरी तरह से रिवीजन हो जाएगा। पूरे क्वेश्चन 25 से 30 नंबर का यूनिट फर्स्ट कवर करती है, वो इस वीडियो से आपको मिल जाएंगे। तो नेशनल एजुकेशन महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो ये पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के द्वारा नेशनल एजुकेशन लिखा गया तो वह किस पत्रिका में, किस जर्नल में पब्लिश हुआ था? मैगजीन में। तो यंग इंडिया नामक पब्लिक मैगजीन था, उसमें पब्लिश हुआ था। और यह कब पब्लिश हुआ था? 1/9/1921 को, याद रखिएगा ईयर को, 1921 को यह पब्लिश हुआ था। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेंगे? गांधी जी वांटेड दैट ऑल स्कूल्स ऑफ इंडिया शुड टीच द टेक्निक ऑफ क्लॉथ प्रोडक्शन, क्योंकि महात्मा गांधी जी चाहते थे कि काम भी करो और पढ़ाई भी करो। वो खुद चरखा चलाते थे और लोगों को मतलब एक तरह से मोटिवेट करते थे, इनकरेज करते थे कि आप साफ स्वच्छ कपड़े पहने और क्लॉथ प्रोडक्शन खुद करें, तो खुद आप पढ़ेंगे, खुद कमाएंगे, तो उसमें अर्निंग जो होगा वो पढ़ाई के लिए भी होगा। तो वही कह रहा है कि इट विल पे फॉर द एजुकेशन ऑफ आवर स्टूडेंट, इट विल टीच देम एन ऑक्यूपेशन, एक तरह से व्यवसाय करने का एक वोकेशनल कोर्स उनके ऑटोमेटिक वो सीख जाएंगे और उनके आफ्टर लाइफ, पढ़ाई के बाद लाइफ में वो स्वावलंबी बनेंगे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। इट विल मेक देम सेल्फ रिलायंट। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव को आप करेक्ट ऑप्शन में टिक लगाइएगा। गांधी जी कंडेम्स द टेक्स्ट बुक्स फॉर, उस समय गांधी जी कहते थे कि जो समय पाठ्यक्रम थी वो कैसे थी, वो कहते उस समय के पाठ्यक्रम थी टेक्स्ट बुक्स डू नॉट टीच द स्टूडेंट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन होम लाइफ, कि हमारे घरेलू जीवन में क्या सही है क्या गलत है। ये पाठ्य पुस्तक उस समय की जो निर्धारित पाठ्य पुस्तक है, आप तो बहुत चेंज हो चुका है, एनईपी में बहुत अच्छे सिलेबस डिजाइन किया गया है आपके। तो कहते थे उस समय जो टेक्स्ट बुक थे वो मतलब ऐसे नहीं थे कि जिससे हम डिसाइड कर सके स्टूडेंट की क्या सही क्या गलत है। टेक्स्ट बुक डू नॉट टीच देम टू हैव एनी प्राइड ऑफ हिज सराउंडिंग्स, वो सारी चीज को बताते कि उसमें बहुत सारी कमियां हैं। एट द एंड ऑफ हिज एजुकेशन ही बिकम स्ट्रेंथ फ्रॉम हिज सराउंडिंग्स, तो ये कहता था कि उनमें कमी थी, तो उस कमी को टेक्स्ट बुक को मतलब सुधारने की, सिलेबस को उसमें इंप्रूव करने की जरूरत है, अपडेटेड करने की जरूरत है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका आ सकता है। अवर चिल्ड्रेन शुड बी टॉट टू, हमारे विद्यार्थियों को कैसे शिक्षा देना चाहिए? बच्चों को डिग्निटी ऑफ लेबर का देना चाहिए, क्योंकि वो खुद काम भी करें और पढ़ाई भी करें, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट उनमें जागे और एक तरह से वो मतलब किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। और विच यूनिवर्सल लेबर गांधी जी वांटेड टू प्रमोट, किस प्रकार के लेबर को, मतलब किस प्रकार के श्रमिक को, काम को, कर्म को ज्यादा प्रमोट करते थे? वो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते थे, हैंड स्पाइनिंग करने का, हैंड वीविंग करने का, कताई बुनाई करने का, क्योंकि क्लॉथ प्रोडक्शन करने का, ये सारी चीज वो ज्यादा प्रमोट करते थे। ऐसे नहीं कि बिल्कुल बाल श्रमिक करवाए, ऐसे नहीं। वो ये कहे कि मतलब एजुकेशन के साथ साथ इनकी शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि सभी मतलब विद्यार्थी जो है पढ़ते ही पढ़ते उनमें एक स्वावलंबी की भावना आ जाएगी और स्वयं वो कमाने भी लगेंगे। एजुकेशन शुड बी गिवन इन, इसमें सबसे करेक्ट आंसर है किस लैंग्वेज में देना चाहिए? इंटरनेशनल लैंग्वेज में देना चाहिए कि फॉरेन लैंग्वेज में, कि हिंदी में, कि वर्नाकुलर? तो कहा कि वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज वो भाषा होती है जो आपकी देसी भाषा है, आपके उस पर्टिकुलर प्रांत की भाषा है, आपकी वो प्रचलित जो भाषा आपके क्षेत्र का, उस भाषा में देना चाहिए, तो उस भाषा में विद्यार्थी जल्दी सीखेंगे। ये इंग्लिश को मैं हिंदी में बताने का मेरा मकसद ये है कि इसमें वो कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ा प्रॉब्लम भी जाती है, तो मैं चाह रहा हूं कि वो सभी के लिए ये जो वीडियो है वो एकदम फिट बैठे, इसलिए ये इंग्लिश के पेपर को मैं हिंदी में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। एजुकेशन ऑफ द हार्ट कैन बी इम्पार्टेड थ्रू, एजुकेशन ऑफ द हार्ट कैन बी इम्पार्टेड थ्रू, कैसे देना चाहिए? लिविंग टच ऑफ द टीचर, मतलब एक तरह से लिविंग टच ऑफ द टीचर, उसको मतलब एक दिल से, हृदय से उसको प्रोवाइड करना चाहिए एजुकेशन। और ये एजुकेशन एक ऐसी मतलब प्रोफेशन है जो कि सबसे सम्मानीय प्रोफेशन मानी जाती है। और मेरा उद्देश्य भी यही रहता है, क्योंकि मैं संडे के दिन आप लोगों के लिए इसलिए निकालता हूं ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं, जिसमें उन सभी विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल हो सके जो किसी कारणवश या कि कॉलेज नहीं आ पाते हैं या दूर दराज में रहते हैं, तो घर बैठे इसको देख करके पूरी तरह से पूरे नंबर वो ले सकें।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं। सेवंथ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, द मीडियम ऑफ टीचिंग इन फॉरेन लैंग्वेज कैन क्यूज। यदि हम विदेशी भाषा में अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो क्या क्या दिक्कत जाएगी, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें ये सारी चीजें हैं, ABC इसमें समस्याएं जाएंगी, ऑल ऑफ द अबव कहलाता है। तो इसमें आप करेक्ट ऑप्शन ये है, आप देख सकते हैं। द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम इज, उस समय की जो एग्जिस्टिंग वर्तमान शिक्षा प्रणाली उस समय की दौर की थी, तो उस समय कैसे थी, वो फॉरेन मीडियम में थी, यानी एक इंग्लिश लैंग्वेज में ही ज़्यादा थी, तो उसको वर्नाकुलर लैंग्वेज में वो ज़्यादा प्रमोट करते थे, आपके देशीकरण में हो जाए ताकि सभी समझ सके। और इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड लेसन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, इसको मैं अपने क्लास में जब स्टूडेंट को बताता हूँ पूरे रट डाले हैं इसको। द एक्स मतलब एक कुल्हाड़ी जो लकड़ी काटने का होता है उसके बारे में है। तो स्वाभाविक सी बात है, पर्यावरण बचाव वाला होगा ये। R.K. नारायण, जो कि जिनका जन्म मद्रास, नाउ इट इज कॉल्ड चेन्नई में जन्म हुआ। इसका पूरा नाम याद रखिएगा, रसीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी हैं। यह द एक्स नामक स्टोरी लिखा है। इसमें एक लड़के का बारे में वर्णन है, हुज नेम इज वेलन, VELAN, वेलन। एक 18 साल का लड़का रहता है। एक बार अपने पापा जी के लिए वो जब टिफिन ले जाते हैं जहां उनके पापा काम करते हैं, तो लेट से पहुंचते हैं। उनके पापा बड़ी गुस्से हो जाते हैं और उनको थप्पड़ मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। बेचारे दर दर भटकता हुआ जब गली में चलता है तो उनको एक एस्ट्रोलॉजर से मुलाकात होती है, कि ज्योतिषी से। वो उनके हाथ देकर के बताते हैं कि नहीं नहीं, आज तुम जरूर भीख मांग रहे हो, भटक रहे हो बेटा, लेकिन एक दिन तुम 3 मंजिला मकान के मालिक बनोगे, यानी यू विल बिकम द ऑनर ऑफ 3 स्टोरी टाइप बिल्डिंग। तो ऑल द नेबरहुड पीपल सराउंडिंग पीपल्स आर लाफिंग, कि बेचारा भीख मांग रहा है, कैसे 3 मंजिला मकान के मालिक बनेगा। लेकिन समय बदलते देर नहीं लगता है। तो ये स्टोरी है, आप जरूर इसको पढ़िएगा। मैं इसको अलग से इसके वीडियो डाला हूं, तो उसको आप देखेंगे, पूरे समझ में आएगा। मैं यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। Who foretold that Velen would live in a big house? किसने यह भविष्यवाणी किया था कि वेलन, वह जो 18 साल का लड़का है, वह एक बड़े से घर में रहेगा, 3 मंजिला मकान में। तो एस्ट्रोलॉजर, जैसे भी आपको बताया मैंने, एक ज्योतिषी ने मिला। जब ज्योतिषी बताया कि अरे अभी तुम भीख मांग रहे हो, भटक रहे हो, लेकिन एक दिन तुम 3 मंजिला मकान, बड़े घर की क्या बनोगे, मालिक बनोगे। ये क्वेश्चन आ चुका है, इस बार भी आने की पूरी संभावना। ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आ रहा है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में। एट व्हाट एज डिड वेलन लीव होम? किस उम्र में वेलन जो है अपने घर से बाहर निकला, या कि उनके पापा उनको थप्पड़ मार के निकाले थे? याद रखिएगा, 18 साल की उम्र में। आप अभी जब आप कॉलेज में आए हैं तो जनरली आपकी उम्र 18-19 है, तो अपनी उम्र से जरूर उनको मिलाइएगा। हमेशा याद रखिएगा 18 साल, ठीक है, जब उनको घर से बाहर निकाला गया था। इन वेलेन्स ओपिनियन बिग मैंशन एग्जिस्टेड ओनली इन, वेलेन के विचार में जो बिग मैंशन एग्जिस्टेड ओनली इन, कहाँ वो रहेगा? बिग मैंशन एक तरह से हवेली, कहाँ बना रहेगा? स्वर्गलोक में रहेगा। ये तो इसको याद रखिएगा। जो करेक्ट ऑप्शन उसमें टिक लगा दिया हूं, बाकी आप देख सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन है स्वर्गलोक। विच ट्री वॉज मोस्ट डियर टू वेलन? हाँ, जब वो भीख मांगते मांगते फिर जब बहुत भूख लगा उसको, तो खाने की तलाश में इधर भटक रहा था, तो रास्ते में देखा कि एक बगीचा है, वहाँ एक छोटा सा घर बना हुआ है बगीचे के अंदर, और वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति है। तो वहाँ वो खाने की तलाश में गया कि यहाँ फल फूल खाऊं तो कम से कम भाई उसके पेट में जो है चूहा कूद रहे थे, भूख लग रहा था। तो वो कहा कि ये इस गार्डन में जाऊंगा तो फल फूल खाने को मिलेगा। तो वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे पास तो काम नहीं है, आप इस क्या बोलते हैं, गार्डन की साफ सफाई करेंगे तो निश्चित रूप से आप यहाँ पेड़ पौधे में लगे हुए फल फूल उनको खाइए, अपना पेट भरिए। तो और ऐसे ही धीरे धीरे फिर वही जो मकान था 3 मंजिला, उसी को मालिक बन जाता है। और वहाँ जो है रहते रहते इतना उनको प्रिय हो गया वो वर्क, माली वाला वर्क, जो गार्डनिंग वाला। तो खुद एक पेड़ लगाया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखिए। वो कौन सा पेड़ लगाया था? मरगोसा ट्री लगाया था। तो मोस्ट डियर यानी सबसे प्रिय पौधा उसका कौन सा था? मरगोसा। भाई जिसको आप लगाओगे स्वाभाविक वो प्रिय हो गया ही। ये क्वेश्चन आ सकता है। R.K. नारायण वाज अ नोवेलिस्ट, एक बहुत बड़े उपन्यासकार हैं, एन एसिस्ट निबंधकार हैं, एंड ए शार्ट स्टोरी राइटर, और बहुत ही बड़ा महान शार्ट स्टोरी राइटर हैं, जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। R.K. नारायण मद्रास से, और इनकी फ्रेंड का नाम है मुल्क राज आनंद, जो कि आपकी पंजाब से हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। नेम द फिक्टिशियस टाउन, मतलब एक कृत्रिम नगर बनाया था अपने लिखने के लिए R.K. नारायण ने। तो उसके नगर का क्या नाम था जो माई ने बनाया था कि एक मालगुदी? तो उसका नाम है मालगुदी। इसको याद रखिएगा, ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे। कुमार बाग वॉज कॉल्ड एज, कुमार बाग अपने के घर को क्या किस नाम से जानते थे? तो पैलेसियल होम, एक तरह से बड़ा सा जो महल, राजमहल कह सकते हैं, तो पैलेसियस होम के रूप में उसको जाना जाता था। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। हु सेज, किसने कहा कि डोंट कट येट
आई एम स्टिल विद इन हियरिंग, कि इस कुल्हाड़ी से पेड़ को मत काटिए। कौन से पेड़ की बात हो रही है? मरगोसा। किसको लगाया था? वेलन ने। तो वेलन ने कहा कि इस पेड़ को मत काटिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि बच्चे जैसे हम पेड़ पौधे को भी पालते हैं तो हमको काटना नहीं चाहिए। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्री बिकॉज यू ऑल ऑफ यू नो दैट ट्री गिव्स अस ऑक्सीजन इन रिटर्न ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमेशा आपको पेड़ पौधे लगाना चाहिए। वेलन शिफ्टेड टू द वरामदा ऑफ द बंगला बिकॉज हिज हट स्टार्टेड गिविंग वे। ये करेक्ट ऑप्शन है। और आगे आप देख सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। फॉर द न्यू ऑनर्स ऑफ द बंगला द गार्डन टेंडरली रेज्ड बाय वेलन वाज ऑफ नो यूज। जब उनके रियल ऑनर आ गए उस बंगला का, तो स्वाभाविक है वेलन सोचा कि अब तो मेरा यहाँ कोई उपयोग नहीं है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर लेसन नंबर फोर्थ है, इस बार लास्ट फिफ्थ रहेगा। द वंडर दैट वाज इंडिया, A.L. बसम के द्वारा लिखा गया है। यह अंग्रेज व्यक्ति था। इन्होंने लिखा द वंडर दैट वाज इन इंडिया। भारत में रहते रहते यहाँ के अद्भुत भारत को देखा, तो अद्भुत भारत के नाम से इन्होंने लिखा। भारत देश हमारा अद्भुत है, विभिन्न धर्म जाति संप्रदाय के लोग यहाँ घुल मिल के रहते हैं, यही हमारे देश की सुंदरता है। तो इसी के बारे में उन्होंने लिखा था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ? हिंदू सिविलाइजेशन विल वी बिलीव रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, हमेशा कंटिन्यूटी रहेगी। मच दैट was useless in ancient Indian culture has already perished, हो चुकी है। ये करेक्ट ऑप्शन है। द होल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया रिसीव्ड मोस्ट ऑफ इट्स कल्चर फ्रॉम, पूरा साउथ ईस्ट एशिया जो है वहाँ कल्चर कहाँ से प्राप्त हुई, संस्कृति कहाँ से मिली? इंडिया से, क्योंकि इंडिया में ऐसा हमारा देश है जहाँ से सभी लोग इससे सीख सकते हैं, यहाँ की धर्म संस्कृति परंपरा से। कॉलोनिस्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप देख सकते हैं। कॉलोनिस्ट फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया सेटल्ड इन सेलोन इन 5th सेंचुरी BC। इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप इसको देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट उसको आप आगे देख लें कि नॉर्थवर्ड्स इंडियन कल्चर इन्फ्लुएंस स्प्रेड थ्रू सेंट्रल एशिया टू चाइना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, वैसे यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये लास्ट यूनिट जो आपका है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर लेसन से 5-5 क्वेश्चन आते हैं, याद रखिए। तो 5 लेसन है, 25 से 30 नंबर क्वेश्चन पूरे यूनिट फर्स्ट कवर करती है, जिसके बारे में ये पार्ट 1 है, आपके लिए बनाया हूँ। प्रीफेस टू महाभारत सबसे लास्ट यूनिट है, ये लास्ट पोयम है, स्टोरी है। प्रीफेस टू द महाभारत, सी राजगोपालचारी। कंफ्यूजन मत हो, ये महाभारत नहीं है, महाभारत जो वेद व्यास लिखा है वो नहीं है। प्रीफेस टू महाभारत वही महाभारत, लेकिन उसकी भूमिका बस लिखा है, भूमिका है ना। तो किसने लिखा है? सी राजगोपालचारी ने लिखा है। ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बने थे स्वतंत्र भारत में। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हु इज द राइटर ऑफ द महाभारत, तो वेद व्यास लिखिएगा। क्वेश्चन आएगा हु इज द राइटर ऑफ द प्रीफेस टू द महाभारत, तो सी राजगोपालचारी लिखेगी। यहाँ से क्वेश्चन आता है। और महाभारत आप सभी लोगों ने, जिस समय लॉकडाउन चला था कोविड-19 में, तो सभी व्यक्ति उस समय घर में ही तो सब बंद थे, क्या सब महाभारत रामायण पूरा देख डाले थे। तो एक बार और इसको देखिएगा जरूर, आपको इसमें क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन है, हर साल पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन, हु सीज्ड द्रौपदी बाय हर हेयर एंड ड्रैग्ड हर इनटू द कोर्ट, किसने घसीटते हुए, बाल को घसीटते हुए कोर्ट में लाया? तो किसने लाया? दुशासन ने, है ना। तो इसको आप ऑलरेडी आप इसमें पढ़ चुके हैं, जानते हैं, देखे हैं। नेक्स्ट, ग्रेट हीरो फ्रॉम महाभारत, महाभारत का सबसे महान हीरो, हु लिव्ड अ लाइफ सच अ वे दैट ही इज अनदर नेम ऑफ जेनरसिटी एंड लॉयल्टी टुडे, कौन है? कर्ण है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और भीष्म मदरवाज, भीष्म की मदर का क्या नाम था? गंगा। आप करेक्ट ऑप्शन जो मैंने टिक लगाया हूं आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ऊपर क्वेश्चन है, 3 इंडिया, स्वतंत्र भारत में पहला इंडियन गवर्नर जनरल कौन बना? तो यही बना, ये जो आपके राइटर हैं, सी राजगोपालचारी बना, याद रखिएगा, सी राजगोपालचारी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, धृतराष्ट्र वाइफ वाज, धृतराष्ट्र की पत्नी का क्या नाम था? गंधारी। और प्लेस वेयर द महाभारत वार टुक प्लेस, महाभारत में जहां कौरव और पांडवों की लड़ाई कहां लड़ी गई थी? कुरुक्षेत्र में लड़ाई लड़ी गई थी। हाउ मेनी डेज डिड द महाभारत वार लास्ट, कितने दिन तक महाभारत की युद्ध लड़ाई लड़ी गई थी कौरव पांडव के बीच? 18 दिन की लड़ाई लड़ी गई थी। ऋषि हु कर्स्ट पांडु वाज, तो ऋषि किंधम। महाभारत वाज रिटन बाय, देखिए मैं बताया था, महाभारत वाज रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है? व्यास के द्वारा लिखा गया है। लेकिन जब पूछा जाएगा प्रीफेस टू महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है, तो सी राजगोपालचारी लिखेगा आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आए हुए हैं जिनको मैं बार बार आपको बता रहा हूं। महाभारत इज नॉन बाय अनदर नेम, इसका और दूसरा नाम है महाभारत का। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, आ सकता है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट नेम, तो उस महाभारत का उपनाम, दूसरा नाम क्या है? सत सहस्र संहिता, ठीक है। तो ये याद जरूर रखिएगा इसको। फादर ऑफ अभिमन्यु वाज, अभिमन्यु के पिता का क्या नाम था? अर्जुन था।
ये सभी लोग जानते हैं कि अर्जुन जो अभिमन्यु था, उनकी मम्मी को जब अर्जुन बता रहे थे ये चक्रव्यूह की लड़ाई के बारे में, तो सोते सोते उनकी मम्मी सो गई। यदि वो नहीं सोती तो पूरा वो अभिमन्यु अंदर से ही ये सारी चीज मतलब सुन समझ लेता, तो मतलब वो चक्रव्यूह की लड़ाई को आसानी से अकेले जिता देता। लेकिन समस्या ये हो गई है ना। तो ऐसे ऐसे हमारे देश में भी बहुत ही ऐसे लोगों का जन्म हुआ। गंधारी वॉज नॉन फॉर बीइंग, किसके लिए जाने जाते हैं? कौरवों के माँ के हैं वो, आप जानते हैं गंधारी। और इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में, कुरुक्षेत्र इज सिचुएटेड टू, जहां कुरुक्षेत्र, जहां लड़ाई लड़ी गई थी कौरव पांडव के बीच में, वो किस राज्य में है अभी फिलहाल? हरियाणा में है। अलोंग दैट कृष्णा एंड अर्जुन हु वाज द एक्स्ट्रा पैसेंजर ऑन अर्जुन्स चैरियट ड्यूरिंग द वॉर। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका, ये शायद यहाँ से इसको मैं टिक नहीं लगा पाया हूँ, इसको देख लीजिएगा आप लोग। हु वाज किल्ड व्हाइल ब्रेकिंग द चक्रव्यूह, चक्रव्यूह को किसने तोड़ा था? लड़ते समय किसकी डेथ हुई थी वहां से? अभी मैंने बताया था किसकी, जो अर्जुन का बेटा था, कौन? अभिमन्यु। यदि वो पूरा सुन लिए होती उनकी मम्मी तो जरूर अभिमन्यु वो चक्रव्यूह को जीत जाते। और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सी राजगोपालचारी? राजगोपालचारी के बारे में यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो अभी ऐसे हमने पढ़ा कि ही वाज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम इंडियन गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालचारी। और इस तरह से लास्ट में ये जो ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस हैं इनको भी आप देख सकते हैं। तो मैंने कोशिश किया हूँ कि ये पार्ट 1 में जहाँ से 30 नंबर के क्वेश्चन आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इस वीडियो के लिए आपने ध्यान से सुना होगा तो निश्चित रूप से मुझे पूरा उम्मीद है आपको कहीं भी 20 सीरीज ये खरीदने की कोई जरूरत नहीं, आसानी से आप इसको कवर कर सकते हैं, पूरे नंबर यहाँ से ले आएंगे मुझे उम्मीद है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी पार्ट 2 जो इंग्लिश ग्रामर का है, बेसिक लैंग्वेज स्किल्स का है, उसके बारे में बताऊंगा। तो यह वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, लेकिन इसमें आप टाइम मैनेजमेंट यदि आपने टाइम दिया है तो डेफिनेटली वो टाइम आपको आपके फ्यूचर बनाएगा। तो आई होप दैट कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह और वीडियो के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक एंड बेस्ट विशेस।